नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का सेशन आपके बीच में बड़ा जबरदस्त शानदार रहने वाला है। जो हमारी सीरीज चल रही थी पॉलिटी की, उस पॉलिटी की सीरीज में आज ये जो सेशन आपके बीच में है, ये शायद 5th क्लास है बेटा। इससे पहले हम 4th क्लास को कवर कर चुके हैं और आज 5th क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा। आज चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे की जो पहले की क्लास रही थी उसमें मैंने सन 1600 का जो शाही अधिनियम आया था कंपनी के लिए, उसके बारे में पूरा पढ़ लिया था माय डियर। उसके बाद 1726 का जो एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ लिया था। फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके बारे में पढ़ लिया था। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसमें बहुत सारी कमियां भी रहीं। उन कमियों को सुधारने के लिए 1781 का एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इस एक्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके बारे में कवर करने वाले हैं। उसके बाद 1786 का जो एक्ट आया था, 1886 का एक्ट आया था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद 1893 का जो चार्टर एक्ट आया था उनके बारे में। यानी आज हम लोग 4 एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सारे लोग आ जाइए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। बहुत बब्बर शेर कुछ आ रहे हैं भाई। दीक्षा जी बहुत बढ़िया, आपको गुड इवनिंग। एसपी यादव गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। सुमित हमारे बीच में आ चुके हैं, अवरल भाई आ चुके हैं, टिंकू भाई आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है माय डियर, ध्यान रख लेना। आ जाइए सारे लोग बेहतरीन तरीके से। और आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, ध्यान रख लेना, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से सेशन को कवर करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। सारे बच्चे आ जाओ। अगर हम आज के सेशन की बात करते हैं माय डियर, तो आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट आया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं माय डियर, ठीक है ना। उसके बाद 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया माय डियर, ध्यान रख लेना। इंडिया एक्ट आया माय डियर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद 1786 में, ध्यान रख लेना, जो चार्टर आया भारत के अंदर, चार्टर एक्ट आया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, ये 4 एक्ट आज आपके बीच में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो सारे बच्चे आ जाइए। आज का जो सेशन है वो बहुत जबरदस्त लाजवाब रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत अहम रहने वाला है। पॉलिटी का जो आपने सपना देखा है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और उसमें मेरे सारे क्वेश्चन पॉलिटी के सही हों, तो उसके लिए इस क्लास के साथ जुड़ना है। एक अच्छा सा आपको नोट्स प्रिपेयर करना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पार चलकर समंदर भी आएगा, और यूं ना थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मां कसम तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो जिस दिन आपको वर्दी मिलेगी और वर्दी पहन करके जब गली में निकलोगे ना, गांव में निकलोगे ना, तो अलग से ही रौला होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। तो उस रौला को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपने कहानी सुनी होगी कि अगर मुझे राजा बनना है तो सबसे पहले मुझे मजदूर की तरह मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें पसीना बहाना पड़ेगा। जो जितना चमकता है उससे पहले वो तपता है। तो आपने अगर हीरो को देखा है ना, हीरा हीरा कोयले की खान से निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ के तौर पर निकलता है, लेकिन जब निकल करके उसे निकाला जाता है और जब कंपनियों फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है, उसके बाद उसकी बहुत ज्यादा घिसाई होती है। जो जितना घिसेगा उतना ज्यादा वो चमकेगा, और जितना जो ज्यादा चमकेगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो अभी आप घिस लो माय डियर। आपने सोना देखा होगा, सोना देखा होगा। सोना बेटा जब सुनार के पास होता है ना, तो बहुत ज्यादा उसे तपाया जाता है, आग में उसे तपाया जाता है और पीटा जाता है, और उसके बाद एक आभूषण बनता है और किसी की शोभा बनता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आप कुछ नहीं बेटा, आज मेहनत कर लोगे ना, आगे आपको ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। इस मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर, तेरे कर्म का एक पल भी जाया नहीं होने देंगे। यानी एक पर भी अगर तूने कर्म किया है तो उसका फल हम तुझे जरूर देंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए एकदम, बहुत बढ़िया। अन्नू साक्या हमारे बीच में आ चुकी हैं और बहुत सारे मेरे बब्बर से जुड़ चुके हैं माय डियर।
और सेशन को एक बार और बेहतर तरीके से शेयर कर दो, आप लोग मजा आ जाएगा, सारे लोग जुड़ जाएंगे और मजा आ जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना। चलो भाई, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम बता देते हैं आपको इससे पहले की क्लास का। इससे पहले की क्लास में 1773 का आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हो, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हो माय डियर, लेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ चुके हो माय डियर। और क्या पढ़ा आपने रेगुलेटिंग एक्ट में? सर रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके बाद मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो उसके अधीन आ गए माय डियर। और भारत में केंद्रीय शासन प्रणाली का क्या होता है? जनक मतलब शुरुआत होती है, उदय होता है माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या हुआ? इसकी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई, उस परिषद में 4 लोग थे, और यहां पर हम कह सकते हैं कार्यपालिका का क्या होता है? उदय होता है। उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की जाती है, और जब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उस समय भारत में न्यायपालिका का क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। और कंपनी कर्मचारियों पर रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि या निजी व्यापार करने पर रोक लगाई गई थी। और इस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की शासन प्रणाली में पहली बार क्या किया गया? हस्तक्षेप किया गया, ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीजें पढ़ गई। अब जब एक एक्ट भारत में आया था, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रही थी? कमियां रही थी। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, उन्हीं कमियों में सुधार करने के लिए कौन सा आता है आपका? आप बोलेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। तो हेडिंग डालो सारे लोग, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ध्यान रख लेना। तो हेडिंग डालो सारे लोग, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, डाल लिया, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखते हैं। अब मैंने आपको बताया सर इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या मोटिव था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आप बोलेंगे 1773 के एक्ट को ध्यान रख ले। 1773 के, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था माय डियर, एक्ट के संशोधन हेतु आया था माय डियर, एक्ट के संशोधन हेतु आया था माय डियर, संशोधन हेतु ये भारत में आया था माय डियर, ध्यान रख लेना। इस समय क्या हुए? अब सबसे पहले समझो, जब वो भारत में कार्यपालिका का उदय हुआ, यानी जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी वो कार्य कर रही थी माय डियर, और भारत में सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा था। तो क्या हुआ कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, यानी कंपनी की जो कार्यपालिका से संबंधित जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, वो कार्य कर रहे, और इधर सुप्रीम कोर्ट भी कार्य कर रहा। लेकिन यहां पर क्या होता है? एक दूसरे में द्वंद्वता हो जाती है, एक दूसरे में क्या हो जाती है? यानी कार्यपालिका के कार्यों में इंटरफेयर करने लगी कौन? बेटा न्यायपालिका, और न्यायपालिका के कार्यों में इंटरफेयर करने लगी कौन? बेटा कार्यपालिका। तो इनको क्या किया गया? इन्हीं को दूर किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो यहां पर क्या होता है? गवर्नर जनरल, बहुत बढ़िया लिख लेना, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ध्यान रख लेना। जब कोई भारत में कोई नियम लागू करते थे तो उसमें हस्तक्षेप कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट करता था। तो यही बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा जो नियम को बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा? कौन उससे हस्तक्षेप नहीं करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो लिख लेना, गवर्नर जनरल या परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों में सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रख लेना, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये एक चीज बहुत आपको समझ में आ गई। और इससे एक चीज समझ में आ गई, कौन सा? यानी यहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। क्या किया गया? पृथक्करण किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से क्या है? अलग अलग यहां पर की गई। यानी कार्यपालिका के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगी कार्यपालिका के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगी न्यायपालिका, और न्यायपालिका के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगी कौन? कार्यपालिका। तो ये दोनों संस्थाएं कैसी हो गई?
अलग अलग हो जाती हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। किसके द्वारा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। और ये आप समझ चुके होंगे, ये सर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सर ये किस आर्टिकल में है, तो एक डीपीएसपी का आर्टिकल है माय डियर, ध्यान रख लेना। एक डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है ये कमेंट में आप बता दो माय डियर, ध्यान रख लेना। किस आर्टिकल में कहा गया है, किस भारतीय संविधान के आर्टिकल में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का है अलग अलग है, और कहां पर है? पार्ट 4 के डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है ये कमेंट में आप लोग छाप दो माय डियर, ध्यान रख लेना। कमेंट में छाप दो माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे बहुत बढ़िया। और क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, दूसरा पॉइंट क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फैसलों में, दूसरा पॉइंट क्या है? फैसलों में सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना, तो फैसलों में क्या ध्यान रखेगा? भारत की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों को ध्यान में रख करके कोई डिसीजन देगा, ध्यान रख लेना। तो सुप्रीम कोर्ट फैसलों में, ध्यान रख लेना, क्या बहुत अच्छा पॉइंट लिख लेना, बहुत बढ़िया है, क्या कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में भारत की संस्कृति, धर्म और रीत रिवाज का ध्यान रखेगा। और क्या रखेगा? ध्यान रखेगा माय डियर। धर्म, रीत रिवाज और भारत की संस्कृति का कौन ध्यान रखेगा? तो आप बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखेगा माय डियर, ध्यान रख लेना है। यानी जब डिसीजन दिए जाएंगे तो ये चीजें ध्यान रखेंगी कि वो भारत की संस्कृति में है, उनके साथ कोई हस्तक्षेप ना हो, उनके विरुद्ध कोई कार्य ना करे सुप्रीम कोर्ट। उन्हीं सारे धर्मों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को देखकर ध्यान में रख करके फैसले करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये कहां बोल दिया गया? तो ये दो चीजें यहां पर बोली गई माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या कि जीएस जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो परिषद है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। यानी इसका, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भारत में अब कार्यपालिका कंपनी की और कंपनी की ही न्यायपालिका क्या करेगी? अलग अलग कार्य करेगी माय डियर। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन सुनाएगा, जब कोई फैसले देगा, तो उसमें भारत की संस्कृति, धर्म और रीति रिवाज, परंपराओं को ध्यान में रख करके फॉलो, मतलब डिसीजन को देगा माय डियर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं भाई, चलो। उसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग डालो, पिट्स इंडिया एक्ट। अगली हेडिंग डालो, पिट्स इंडिया एक्ट इन 1784। चलो, बहुत बढ़िया तरीके से इसे कवर करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। देखो, सबसे पहले सर उद्देश्य क्या था? हर चीज का कोई ना कोई रीजन होगा ना, तो उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, अब वो कंपनी क्या करने लगी? भारत में व्यापार भी करने लगी और शासन को भी चलाने लगी। तो ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजा गया। क्यों भेजा गया? सुन लो। और किसके द्वारा इसे तैयार किया गया? तो उसके समय अगर पूछा जाए तो ब्रिटेन के जो पीएम थे, ध्यान रख लेना, ब्रिटेन के जो पीएम थे माय डियर, ध्यान रख लेना, उनका नाम था बेटा विलियम पिट्स। विलियम पिट्स ने तैयार किया इसे, पिट्स ने तैयार किया। किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आप बोलेंगे सर विलियम जो पिट्स, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया और फॉक्स बिल को संशोधित करके माय डियर, फॉक्स बिल को संशोधित करके ध्यान रख लेना। सर इसका मतलब नहीं समझ आया, ये क्या है फॉक्स बिल? देखो, उस समय क्या हुआ, कुछ समय पहले बेटा, जब लॉर्ड नॉर्थ थे प्रधानमंत्री और जो फॉक्स थे, फॉक्स,
इन दोनों ने मिल करके एक मिलीजुली सरकार बनाई थी। इन दोनों के सहयोग से मिलीजुली, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नॉर्थ थे। तो नॉर्थ के ने समय ही क्या आया था? आप बोलेंगे सर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और फॉक्स ने किसे एक एक्ट तैयार किया था? कौन सा? एक नया एक्ट तैयार किया था भारत में आने के लिए। लेकिन जब वो एक्ट भारत में, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित नहीं हो सका। और पारित ना हुआ क्योंकि उस समय किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसमें सरकार गिर गई, ब्रिटेन में सरकार गिर गई। और सरकार गिरने के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो विलियम पिट्स बने। जब विलियम पिट्स बने तो इनके द्वारा जो एक्ट तैयार किया गया था, जो बिल तैयार किया गया था, कहां पर? ब्रिटेन में। तो उसी में कुछ संशोधित करके ये पिट्स इंडिया एक्ट भेजा गया माय डियर भारत में। ये पिट्स इंडिया एक्ट भेजा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। सबसे पहले सर इसमें क्या था, ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए सर इसमें क्या था माय डियर, ध्यान रख लेना, तो आप समझ लो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कवर करा रहे। देखो जो कंपनी भारत में थी माय डियर, क्या थी? कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी भारत में क्या कर रही थी? तो आप बोलेंगे सर ये भारत में व्यापार भी कर रही थी माय डियर। क्या कर रही थी? ट्रेड भी कर रही थी माय डियर, ध्यान रख लेना। और भारत में राजनीति भी करने लगी माय डियर, राजनीति भी, पॉलिटिक्स भी करने लगी माय डियर। तो कंपनी के कर्मचारी तो भाई, लेकिन ब्रिटिश की संसद ने क्या किया कि एक नया एक मंडल बना, एक तैयार किया, एक नई कमेटी तैयार की। और जिस कमेटी को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोला गया बेटा? जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, 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 ठीक है ना। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है माय डियर, ये भारत में राजनीति को देखेगा। किसे देखा? यानी भारत में अब राजनीति की जो जिम्मेदारी किसके पास दे दी? तो आप बोलेंगे भारत में उस समय राजनीति की जो जिम्मेदारी दे दी गई इस एक्ट के द्वारा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दी गई माय डियर। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में टोटल 6 मेंबर थे माय डियर, ध्यान रख लेना। कितने मेंबर थे? टोटल 6 मेंबर थे। और 6 मेंबर कौन थे? जो ब्रिटेन की जो संसद के जो सदस्य थे वही थे इसमें माय डियर। कौन कौन? तो आप बोलेंगे सर इसमें कुल 6 मेंबर थे, जिसमें एक राज्य सचिव था, एक राज्य सचिव था जो इसका अध्यक्ष था माय डियर, ठीक है ना। और एक चांसलर था, एक चांसलर, और 4 मेंबर थे प्रीवी काउंसिल के। और 4 मेंबर किसके थे? प्रीवी काउंसिल के थे माय डियर। यानी आप समझे कि भारत की राजनीति में कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश की संसद का अधिकार हो गया। भारत की राजनीति में कंपनी के माध्यम से किसका अधिकार हो गया? ब्रिटिश की संसद का अधिकार हो गया माय डियर। यानी अब भारत में जो राजनीति पॉलिटिक्स करेगी वो ये सब लोग करेंगे माय डियर। यानी एक कमेटी बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 मेंबर थे। 6 मेंबर में एक राज्य सचिव था जो अध्यक्ष था, एक चांसलर था जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट का एक सदस्य था, और 4 प्रिवी काउंसिल के क्या थे? मेंबर थे माय डियर। ये क्या करेंगे? अब भारत में राजनीति करेंगे माय डियर। और व्यापार करने के लिए पहले क्या था माय डियर? तो आप बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और आपको मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी जब आई थी तो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे माय डियर। कितने थे बेटा? 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे माय डियर। तो व्यापार भारत में करने की जिम्मेदारी किसके पास दे दी? आप बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास व्यापार करने की जिम्मेदारी दे दी माय डियर। किसके पास देगी? आप बोलेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी किसके पास है? यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जिम्मेदारी है वो व्यापार करने की है, ध्यान रख लेना। यानी ये कंपनी से BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है माय डियर, उससे क्या हुआ? व्यापार और राजनीति को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं भारत में द्वैव शासन की शुरुआत हो जाती है माय डियर। किसकी शुरुआत होती है? तो हम कह सकते हैं भारत में द्वैव शासन, द्वैव शासन की क्या हो जाती है?
तो आप बोलेंगे सर भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, तो आप बता सकते हैं सर पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ध्यान रख लेना भाई। आगे देखो सर, राजनीति मामले यानी व्यापार के मामले कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और राजनीति यानी भारत के अंदर जो नागरिकता से संबंधित चीजें हैं, नागरिक यानी सिविल मैटर है माय डियर, नागरिक मैटर कौन देखेगा? तो आप बोलेंगे बीओसी। ध्यान रख लेना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या देखेगा? तो आप बोलेंगे ये कंपनी का व्यापार देखेगा। अब ये दोनों किसके अंडर में रहेंगे माय डियर? ध्यान रख लेना, ये दोनों किसके अंडर में रहेंगे? तो आप बोलेंगे सर बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों ये दोनों गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। भारत में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तो आप बोलेंगे गवर्नर जनरल। यानी भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये दोनों व्यक्ति किसके अधीन कार्य करेंगे? गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे माय डियर। यहां पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। यानी द्वैध शासन यानी दोहरा शासन शुरू हो जाता है कंपनी से भाई साहब। क्या होता है? ध्यान रख लेना भाई। आगे देखो और क्या हुआ और क्या बोला गया? ध्यान रख लेना, बोला गया कि गवर्नर जनरल, अगला पॉइंट क्या बोला गया? गवर्नर जनरल, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, ध्यान रख लेना। गवर्नर जनरल की परिषद, परिषद में 4 सदस्यों से 3 सदस्य किए गए, 3 सदस्य किए गए। यानी जो परिषद में आपको मैंने बोला था गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। अब यहां पर क्या बोल दिया? कितने मेंबर रहेंगे? 3 मेंबर रहेंगे माय डियर। और इन 3 मेंबर में एक रहेगा जिसे बोलते हैं बेटा सेना नायक रहेगा माय डियर, जिसे क्या बोलते हैं? कमांडर चीफ रहेगा माय डियर। ध्यान रख लेना। और एक व्यक्ति 3 में एक होगा जिसे बोलते हैं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। एक व्यक्ति कौन रहेगा? कमांडर एंड चीफ रहेगा माय डियर। दूसरा और क्या क्या हुआ माय डियर? लिख लेना, प्रांतीय, अगला पॉइंट बहुत बढ़िया है माय डियर, ध्यान रख लेना, लिख लेना। प्रांतीय गवर्नरों को, प्रांतीय गवर्नरों को या की परिषद में, परिषदों का गठन हुआ जिसमें 3 3 सदस्य होंगे। जिसमें कितने? 3 सदस्य होंगे। इस पॉइंट का मतलब नहीं समझ में आया बेटो? देखो जो भारत था माय डियर, ध्यान रख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना। जो भारत था तो भारत पर उस समय ये मद्रास वाला क्षेत्र, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और ये बंगाल वाला क्षेत्र, इस पर ही तो अधिकार था। तो जो गवर्नर जनरल था माय डियर, ध्यान रख लेना, जो गवर्नर जनरल था वो कहां पर था? यहां पर था। और यहां क्या थे? गवर्नर थे माय डियर। तो इस गवर्नर जनरल की जो परिषद यहां पर थी उसमें कितने मेंबर रहेंगे? बोला 3 में रहेंगे। ये गवर्नर जो थे यहाँ के बंबई और महाराष्ट्र के, वो गवर्नर जनरल के अधीन कार्य कर रहे थे। लेकिन इनके लिए भी क्या होती है? एक परिषद, यहां पर भी एक परिषद बनाएगी माय डियर, ध्यान रख लेना। यहां पर भी एक परिषद बनाएगी और यहां पर भी क्या होती है? एक परिषद का निर्माण किया गया। और इन परिषद में कितने मेंबर रहेंगे? 3 सदस्य यहां पर रहेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी गवर्नर जनरल के अधीन जो प्रांतीय, प्रांतीय मतलब महाराष्ट्र, जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके अंदर में, उन प्रेसिडेंसियों के अंदर में जो गवर्नर थे उन गवर्नरों के लिए एक परिषद का गठन हुआ और उस परिषद में 3 क्या थे? सदस्य माय डियर, ध्यान रख लेना। इतना चीज आगे। उसके बाद क्या बोला गया? बहुत बढ़िया, यानी गवर्नर जनरल, अगला पॉइंट बहुत बढ़िया माय डियर, ध्यान रख लेना। गवर्नर जनरल को अधिकार मिला, अधिकार मिला
और क्या अधिकार मिला माय डियर, ध्यान रख लेना, गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कि प्रांतीय शासन की प्रांतीय, लिख लेना भाई, गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कि प्रांतीय सरकार की विफलताएं, प्रांतीय सरकारों की विफलताओं पर उसे बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है। ध्यान रख लेना क्या पॉइंट है बेटा, यानी जो गवर्नर जनरल है माय डियर, ध्यान रख लेना, उस गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि जो मद्रास के अंदर जो वहां की जो प्रांतीय सरकार थी गवर्नर के अंडर में, जो बंबई में जो गवर्नर के अंडर में जो सरकार थी, अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो उसको हम क्या, उसको गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे एक बात और कही गई, क्या, लिख लेना, देसी शासकों और राजाओं से युद्ध व संधि के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी, ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी, इसका मतलब क्या होगा, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल है वो किसी राजा के साथ या तो युद्ध करे या तो को संधि करे, तो या युद्ध या संधि यानी समझौता करे, तो इसके लिए उसे क्या होना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन को लेना पड़ेगा माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी अगर भारत का कोई गवर्नर जनरल है, भारत में जो कंपनी कार्य कर रही है, अगर वो कंपनी किसी भारत के राजाओं के साथ या किसी देशी शासकों के साथ युद्ध करने जाएगी, तो युद्ध करने से पहले या फिर संधि करने जाती है, तो संधि करने से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है माय डियर, उससे मुझे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें हम कर सकते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। और एक सबसे जबरदस्त पॉइंट माय डियर होता है क्या, बहुत बढ़िया, यानी जितना भी भारत में ब्रिटिश जो कंपनी ने जो जिस क्षेत्र पर अधिकार था माय डियर, ब्रिटिश कंपनी ने जिस भूमि पर अर्जन कर लिया था, अब वो अर्जित भूमि ब्रिटिश भारत की होगी माय डियर, ध्यान रख लेना, किसकी होगी, ब्रिटिश भारत की होगी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो कंपनी के अर्जित क्षेत्र को भारत में, लिख लेना, भारत में कंपनी के अर्जित क्षेत्र को, ठीक है ना, अर्जित क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश भारत कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश भारत कहा जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश भारत कहा जाएगा, यानी ब्रिटेन का आधिपत्य क्षेत्र होगा अब वो, यानी जो कंपनी का क्षेत्र था माय डियर, अब वो किसका होगा, पूरे ब्रिटिश का होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी कंपनी पर इस एक्ट के द्वारा बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई, क्यों, क्योंकि ये कंपनी भारत में व्यापार करती थी और इससे कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता था, किसी ब्रिटिश की गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की महारानी शासकों को, ठीक है ना। तो ये कंपनी अगर भारत में रह जाती है और हमें टैक्स देना बंद कर देती है और भारत में बोल दे हम तुम्हें टैक्स, भारत से ही बोल दे कि हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, अब भारत में रह करके हम क्या करेंगे, शासन करेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, तो उसलिए ये ऐसा ना कर पाए, इसलिए ब्रिटेन की जो संसद के द्वारा, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा बहुत सारे नियम कानूनों को कंपनी पर थोपा जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो फॉक्स के बिल को संशोधित करने के बाद आया, किसने तैयार किया था, विलियम पिट्स ने तैयार किया था। भारत में क्यों आया था, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें संशोधन
हेतु ये आया था, उसमें कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए आया था माय डियर। और उसमें क्या क्या कार्य हुए तो आप बता सकते हैं सर, उस यानी कंपनी के व्यापार को अलग कर दिया गया। अब कंपनी का जो व्यापार करेगी वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। इनकी संख्या कितनी थी बता सकते हैं सर, 24 थी। और भारत में अब राजनीति कौन करेगी, तो राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया, यानी निर्देशक मंडल को बनाया गया माय डियर। और ये क्या करेंगे, इनमें टोटल 6 मेंबर थे। एक भारत का एक राज्य सचिव था जो उसका अध्यक्ष था, एक चांसलर था और 4 प्रिवी काउंसिल के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये नागरिकता से संबंधित मामलों को देखेगी, यानी सिविल मैटर को देखेंगे माय डियर, यानी पॉलिटिक्स को देखेंगे। और ये सब क्या देखेंगे, व्यापार को देखेंगे। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों किसके अधीन रहेंगे, गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। और गवर्नर जनरल के लिए बोल दिया है क्या कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसमें अब कितने, 3 मेंबर होंगे। और 3 मेंबर में एक व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा, यानी सेना अध्यक्ष होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। प्रांतीय गवर्नर को, गवर्नरों के लिए प्रांत के जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनके लिए परिषद बनाएगी जिसमें 3-3 सदस्य रखे गए। गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कि प्रांतीय सरकार की विफलताओं पर उसे बर्खास्त कर सकता है। और उसके बाद अगर कोई भी गवर्नर जनरल भारत के राजाओं के साथ संधि समझौता या युद्ध करेगा तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, यानी ब्रिटिश कंपनी का जो अर्जित क्षेत्र है अब उसे ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। इतनी सारी चीजें यहां पर आती है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे उसके बाद 1786 का रेगुलेटिंग, अगली हेडिंग डालो 1786 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1786 का चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बहुत सारे बब्बर शेर मेरे जुड़े हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं, नोट्स अपना तैयार कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना बेटा, पढ़ लो, ठीक है ना। सचिन भैया बहुत बढ़िया, आप लोग, अर्जुन कश्यप हमारे बीच में है भाई, संगम, अनु, सत्यम, अविरल, मनु, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है माय डियर, ध्यान रख लेना। अब देखो भारत में कॉर्नवालिस भारत में आया, और कॉर्नवालिस भारत में आया, जब भारत में पहुंचा तो उसने कहा कि कुछ चीजें, कुछ पावर्स गवर्नर जनरल को दी जाएं। कुछ पावर्स किसे दी जाएं, गवर्नर जनरल के पास दी जाएं, तो हम बेहतर भारत में शासन प्रणाली को चला सकते हैं। इस समय ब्रिटिश और भारत का जो मैसूर युद्ध लगातार चल रहे थे, 4 वार हुए थे माय डियर, और कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद ही क्या होता है आप बता सकते हैं सर, टीपू सुल्तान की 4th में 1799 में मृत्यु हो जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो उस समय जो कॉर्नवालिस था माय डियर, ध्यान रख लेना, कौन था, कॉर्नवालिस था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये कॉर्नवालिस के समय कॉर्नवालिस ने कुछ चीजें इसमें बताई थी, वो कहा था कि ये चीजें गवर्नर जनरल को दी जाए माय डियर। क्या थी माय डियर, तो लिखेंगे गवर्नर जनरल को, पॉइंट बना के लिखेंगे, यानी गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार, लिख लेना, गवर्नर जनरल को विषम परिस्थितियों में, ऐसे लिख लेना, विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी गवर्नर जनरल को विषम परिस्थितियों में अपनी परिषद का, अपनी परिषद का निर्णय, अपनी परिषद का, यानी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी और उस परिषद के निर्णय को ये क्या कर सकता है, निर्णय को निरस्त कर सकता है। क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है, ठीक है ना। यानी गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, विषम परिस्थितियों में, यानी विशेष कंडीशंस में परिषद के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको क्या कर सकता है, निर्णय को ये निरस्त कर सकता है माय डियर। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, अब गवर्नर जनरल लिख लेना, अगला पॉइंट क्या होगा, गवर्नर जनरल के पास कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी रहेगी, कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी रहेगी, किसके पास रहेगी, यानी गवर्नर जनरल के पास रहेगी। अच्छा सुन लो, एक चीज बहुत विशेषकर ध्यान रखना,
यानी विषम परिस्थितियों में किसी भी बिल को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? विषम परिस्थितियों की शक्तियां किसके पास हैं? भारत में राष्ट्रपति के पास है। और उसके पास यानी ये कमांडर इन चीफ मतलब सेना का जो प्रमुख, सेना की प्रमुख की जिम्मेदारी किसको मिल गई? गवर्नर जनरल को मिल गई। तो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी भारत में हम कह सकते हैं कि इस समय जो शक्तियां मिली वही शक्तियां भारत के संविधान में राष्ट्रपति को दी गई। यहां यानी कह सकते हैं विषम परिस्थितियों में किसी बिल को निरस्त करने का अधिकार यानी वीटो पावर मिल गया माय डियर। क्या मिल गया? यानी क्या मिल गया? वीटो पावर मिल गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और इस समय गवर्नर जनरल को, ध्यान रख लेना, गवर्नर जनरल को वीटो पावर, वीटो पावर, ठीक है ना, वीटो पावर, वीटो पावर मिला। क्या मिला बेटा? वीटो पावर। और वीटो पावर का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सर? निषेधाधिकार, यानी सदैव मना कर देना। मैं वीटो कर रहा हूं यानी मना कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। तो इसका हो गया निषेध, यानी मना करना, मना करना। वीटो करना मतलब क्या करना? मना कर देना माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये दो चीजें यहां पर आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। क्या कि भारत में यानी 1786 चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विषम परिस्थितियों में जो परिषद के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए उसको निरस्त कर सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। दूसरा, गवर्नर जनरल अब क्या होगा? कमांडर इन चीफ होगा, कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ कहां पर था? उनकी परिषद का एक मेंबर था। तो अब बोला ये परिषद का जो मेंबर है उससे कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? मेरे पास। यानी सेना का प्रमुख कौन बन गया? ये। यानी अब वो क्या करने लगा? वीटो पावर का अधिकार यहां पर गवर्नर जनरल को मिल गया माय डियर, ध्यान रख लेना। चलो नोट डाउन हो गया, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखते हैं बेटा। अब आ गया 1793 का चार्टर एक्ट, ध्यान रख लेना। अगली हेडिंग डालो 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट बहुत बढ़िया है माय डियर, इसके बारे में भी बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। इधर क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20 वर्ष व्यापार करने का और क्या मिल गया? अधिकार मिल गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। नहीं लिख लेना पहला पॉइंट, यानी बीईआईसी को 20 वर्ष 20 वर्ष तक व्यापार करने का लाइसेंस और बढ़ाया गया। यानी क्या हुआ बेटा? यानी 20 वर्ष तक कंपनी और क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। 20 वर्ष तक इसका एकाधिकार था माय डियर, उसको और बढ़ा दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ? दूसरा ध्यान रख लेना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे जो राजनीति करते थे, ध्यान रख लेना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो आप पूछेंगे सर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे माय डियर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे माय डियर, इनकी संख्या कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर 6। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कितने? 6। तो इन सदस्यों को इनको भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा। कहां से मिलेगा? अब यानी ये जो सदस्य हैं जो भारत में राजनीति को कंट्रोल करते हैं, जो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, अब इनको वेतन कहां से मिलेगा? अब बोलेंगे अब उनको वेतन भारत की संचित निधि से, भारत के राजकोष से उनको अब वेतन दिया जाएगा माय डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे और क्या हुआ? और क्या बोला गया? जो बीईआईसी कंपनी है माय डियर, ब्रिटिश ईस्ट, बेटा जो बीईआईसी जो कंपनी है हमारी डियर, ध्यान रख लेना, इससे बोला गया बीईआईसी अपने सभी खर्चे निकालकर ध्यान रख लेना
5 लाख रुपए, 5 लाख वार्षिक रुपए ब्रिटिश सरकार को देगी, ब्रिटिश सरकार को देगी। यानी अब कंपनी क्या करेगी, जितना उसका खर्चा है, जिसका उसका एक्सपेंडिचर है, उसको क्या कर देगी, हटा देगी, उसको निकाल करके अब कंपनी क्या करेगी, 5 लाख रुपए वार्षिक किसे देना पड़ेगा, ब्रिटिश की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऐसा यहां पर कहा गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है, वीटो पावर को और बढ़ाया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या होता है, वीटो पावर, ध्यान रख लेना। और क्या हुआ, वीटो पावर जो है माय डियर, उसको शांति सुरक्षा, वीटो पावर है उसको क्या किया, शांति सुरक्षा, ठीक है ना। और ब्रिटिश हित के लिए, और ब्रिटिश हितों के लिए, ठीक है ना, ब्रिटिश हितों के लिए माय डियर, ठीक है ना, या हितों के लिए लगा सकती है, लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं, गवर्नर जनरल, ध्यान रख लेना। तो वीटो पावर की शक्ति को और बढ़ाया गया, और वीटो पावर की शक्ति बढ़ना यानी गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ना माय डियर। किसकी शक्ति को बढ़ना, यानी शांति सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए, ब्रिटिश हितों के मामलों से संबंधित वीटो पावर लगा सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे, और जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, ध्यान रख लेना, जो BEIC के राजनीतिक कार्य होंगे, राजनीतिक जो कार्य होंगे वो ब्रिटिश सरकार से होंगे, वो ब्रिटिश सरकार से होंगे, यानी जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्क किया जाएगा भारत में, कार्य होंगे, अब वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा होंगे माय डियर। अब आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, सर तब तो यहां पर ब्रिटिश की सरकार का पूरा नियंत्रण आ गया, फिर हम क्यों कहते हैं कि 1858 में क्राउन का शासन आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन भारत में आया। अरे भाई साहब, ब्रिटिश ने ये कानून बनाए थे कंपनी पर, कंपनी के माध्यम से भारत में वो शासन कर रहे थे, ब्रिटिश क्राउन कर रहा था माय डियर, कंपनी के माध्यम से। लेकिन 1958 में, वो 1858 में जाकर के माय डियर क्या होता है, कंपनी को बीच से हटा दिया जाता है, और फिर सीधा सीधा नियंत्रण ब्रिटिश, भारत में शासन का नियंत्रण सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का आ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आ जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आज आपने 4 एक्ट पढ़े माय डियर, ध्यान रख लेना। कितने एक्ट पढ़े, 4 एक्ट पढ़े। कौन कौन से, तो आप बोलेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपने पढ़ लिया। इसमें क्या चीजें पढ़ी थी आप बता सकते हैं, इसमें मैंने 1773 के रेगुलेट एक्ट की कुछ कमियां थी, ठीक है ना, उन संशोधनों के हेतु इनको लाया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया, उसके बाद आपने 1786 का चार्टर एक्ट पढ़ा, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते होंगे कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा। जिसका भी कोई डाउट है वो कमेंट में आंसर बता, मतलब डाउट पूछ सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बताओ सीधे एकदम जल्दी से, किसी का कोई डाउट हो पूछ लो भाई जल्दी से, ठीक है ना। कल इससे आगे पढ़ाएंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद कल ही आपको हम शुरुआत कर देंगे भारत शासन जो अधिनियम है बेटा, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। भारत सरकार का जो एक्ट आया था 1858 का, वहां तक आपको कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो माय डियर। बहुत ठीक है ना, कोई बात नहीं है, सभी लोग आराम से बेहतर तरीके से तैयारी करो, भरोसा अपने आप रखो, आपको मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी। इस जिनके सपनों में जान होती है ना, उन्हीं के हौसलों में उड़ान होती है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको मंजिल यकीनन मिलेगी। आपको
जमीन पे नहीं, आपको आसमां पर उड़ना है। और आसमां पर उड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। तितलियों के चक्कर में पड़े हो ना तो हट जाओ एकदम दूर। प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। जो चक्कर लाल पीरी हरी दुनिया का चला रहे हो ना, एकदम इससे दूर भाग जाओ, एकदम दूर भाग जाओ। अपने आप को एकदम सन्यासी सा रूप बना करके, पागलों जैसा रूप बना करके अथवा मेहनत करो, और सफलता उन्हीं को मिलती है। समझ में आ गया ना? तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और उसमें सुधार करो। बिना करे जिए जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप निरंतर कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन आपको मंजिल मिलेगी। आप अपने सपनों के पंखों के साथ उस ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं जो आपने जहां पर सोचा है आपने। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं पर बैंड करते हैं, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।